हेलो दोस्तों। कहानी कही अनकही में आपका स्वागत है। काहे को ब्याही विदेश रे, सुन बाबुल मोरे। मैं बाबुल तुरे आंगन की चिड़िया, उड़ गई न भेजो कछु संदेश रे, सुन बाबुल मोरे। म्यूजिक सिस्टम का बटन टप से दबाते हुए अर्णव ने कमरे में प्रवेश किया। ओहो, यही गाना रोज रोज लगा देती हो। 15 साल हो गए हमारी शादी को, और वंदना तुम भी। लगता है जैसे आज भी शादी के मंडप में बैठी हो। हाउ सिली। हमें बाहर जाना है, अब ये मत कहना कि डार्लिंग मूड नहीं है। ओके, बैले शो की 2 टिकट लाया हूँ, $10 ईच। कम ऑन गेट अप। ना कहने की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी अर्नव ने। हमेशा ऐसा ही होता है। कठपुतली सी वह उठी और अपने कमरे में जाकर आदम का शीशे के सामने स्टूल पर धम से बैठ गई। आज भी वह उतनी ही सुंदर है जितनी आज से 15 साल पहले शादी के वक्त थी। परंतु उस सुंदरता और आज की सुंदरता में कितना अंतर आ गया है। तब वह सूरज की पहली किरण द्वारा खिली हुई कली के समान, ओस से नहाई हुई, कोमल, नाजुक, सद्य स्नाता सुंदरी जैसी थी। जरा सी आहट से डरकर कुलाचे भरकर भाग जाने वाली हिरणी की तरह भोली और कमसिन थी। आज अर्णव ने उसे पहले से भी अधिक सुंदर दिखने के लिए रेवलॉन, ऑयल ऑफ ओले और न जाने कितने कीमती कॉस्मेटिक्स खरीद कर दिए हैं। हर हफ्ते ब्यूटी पार्लर जाना वंदना की खुशी कम और मजबूरी ज़्यादा है। अर्णव वंदना पर जान लुटाता है। अर्णव शावर ले रहा था। वंदना ने वहीं बैठे बैठे पूछा, जान आज कौन सी ड्रेस पहनूं? ऑफिस में बहुत काम था, बहुत थक गई हूँ। समथिंग सिंपल। शावर की आवाज़ के साथ जोश भरी आवाज़ गूंजी। ओ नो, वही पहनना डार्क ब्लू जो मैं पिछले हफ्ते लाया था। डार्लिंग, समथिंग फॉर्मल एंड स्मार्ट। चेहरे पर तरह तरह के लोशन लगाकर फ्रेश दिखने की कोशिश में वंदना की आंखों के कोरों से एक बूंद आंसू ने टपकने की जुर्रत करनी चाहिए, परंतु वंदना ने रोक लिया। अर्णव को आंसू देखकर इतना गुस्सा आता है कि वह आपे से बाहर हो जाता है। आंसू को वह संवेदनाओं, भावनाओं की अभिव्यक्ति कम, व्यक्तित्व की कमजोरी अधिक मानता है। अर्णव अपनी पत्नी को, जिसे वह प्रेमिका मानता था, हर क्षण फूल की तरह खिली देखना चाहता था। अब यह अलग बात है कि फूल को मुरझाने की स्वतंत्रता होती है। अर्णव की प्रेमिका बनाम पत्नी की जवानी सदाबहार रहे, इसलिए अर्णव बच्चा भी नहीं चाहता। मातृत्व वहनकाल का वंदना का बेडौल रूप वह स्वप्न में भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसकी जान उसके कारण शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाए, कभी उल्टियाँ करे, कभी निढाल पड़ जाए, कदापि नहीं। वंदना श्रृंगार हाथों से कर रही थी, लेकिन उसका मन सालों पीछे मायके की गलियों में भटक रहा था। आईएससी बोर्ड की परीक्षा में वंदना ने अपने स्कूल में टॉप किया था। उसी साल वंदना को मिस कॉलेज का खिताब भी मिला था। उसके मम्मी पापा खुशी से फूले नहीं समाते थे। वे गर्व से सिर ऊंचा करके कहते फिरते, देखना, 7 समुंदर पार से सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर कोई राजकुमार आएगा और मेरी बेटी को ब्याह कर ले जाएगा। सब देखते रह जाएंगे। उनके खानदान में बेटी की शादी में 15-20 लाख रुपए का खर्च मामूली सी बात थी। ऐसे में बिना एक भी पैसा खर्च किए बेटी की शादी के स्वप्न देखना चांद सितारे तोड़ लाने जैसी बात थी। लेकिन ऐसा ही हुआ। वंदना को आज भी याद है वह दिन। छोटी मौसी की देवरानी का लड़का था अर्णव। वंदना मौसी के घर गई हुई थी। आगे की पढ़ाई कहाँ करे, किस लाइन में जाए, किस तरह तैयारी करे, इतने सारे सवाल। छोटे मौसा से अच्छा सलाहकार और कौन हो सकता था। यही सोचकर मम्मी ने उसे जमशेदपुर भेज दिया था। बड़ा शहर, आधुनिक सभ्यता का खासा प्रभाव इस शहर पर देखा जा सकता है। इस शहर के हर परिवार का एक न एक सदस्य विदेश में बसा हुआ है। अर्णव अमेरिका से छुट्टियां बिताने आया हुआ था। उस दिन बातों ही बातों में अर्णव ने वंदना को शोक नज़रों से देखा था और मौसी से सीधे शब्दों में कहा था, ताई, आपकी इस परी को यदि मैं उड़ाकर 7 समंदर पार ले जाऊं तो आप क्या कहेंगी? बस देखती रह जाएंगी, है ना? वंदना हंसकर भाग गई थी। अर्णव वंदना से 10 साल बड़ा था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अमेरिका की ही किसी कंपनी में वरिष्ठ ऑफिसर था। उस दिन की बात को सभी ने हंसी मजाक समझ भुला दिया, लेकिन अर्णव पर तो मृगनयनी, कोमलांगिनी, सुमधुरा वंदना का जादू चल गया था। उसने येन केन प्रकारेण अपने मन की बात वंदना के मम्मी पापा तक पहुंचा दी। पापा तो जैसे उछल ही पड़े। अर्णव ने उनसे वादा किया था कि वह वंदना की पढ़ाई जारी रखेगा, वह जो भी करना चाहेगी मदद करेगा। पापा राजी हो गए। वंदना व अर्णव की शादी हो गई। 17 साल की मासूम उम्र में खोई लावा सिर के पीछे फेंक कर पति का साथ जीवन भर निभाने की कस्में खाते हुए सजी संवरी वंदना पापा मम्मी को रुलाती हुई विदा हो गई और पहुंच गई अमेरिका। वंदना खुश थी, अर्णव खुश था, पापा मम्मी भी खुश थे। भोली वंदना अर्णव के प्यार में डूबती चली गई, बस डूबती ही चली गई।
जीवन की नैया प्रेम के अतल सागर में मंद मधुर गति से बहते बहते कितनी आगे निकल गई पता ही ना चला। वंदना ने ग्रेजुएशन किया, फिर मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की और एक इंटरनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर नियुक्त हो गई। हर कदम पर अर्णव ने वंदना का साथ दिया। वह प्रेमी पति तो था ही, वंदना का सबसे बड़ा हितैषी, शुभचिंतक व मार्गदर्शक भी था। वंदना भी लगभग भूल चुकी थी कि उसका अर्णव से अलग कोई अस्तित्व है। उसकी अपनी कोई चाहत है, कोई ख्वाहिश है। इसी तरह 15 साल बीत गए, पर आजकल वंदना उदास रहने लगी है। वे क्षण जब वह नितांत अकेली होती है काटे नहीं कटते। वह टेप रिकॉर्डर ऑन कर देती है, फिर यही एक गाना, काहे को ब्याही विदेश रे सुन बाबुल मोरे, सुनती रहती है बार बार, तब तक जब तक अर्णव आकर टेप बंद नहीं कर देता। वंदना कठपुतली से सजी संवरी अर्णव की बाहों में बाहें डाले पार्टी में गई, हंसी बोली और घर वापस आकर जब अर्णव बिस्तर पर पसरते खर्राटे लेने लगा तो रोज की तरह उसकी अंतर्वेदना सिसक उठी। न जाने कब तक वह जागती रहती यूं ही हर दिन। वह सोचने लगी, मातृत्व वहन करने की चिर स्वाभाविक अभिलाषा क्या अपराध है? वंदना के अस्तित्व पर कुठाराघात, एक प्रश्न चिन्ह। वह तड़प उठी। समस्त आधुनिक सुख सुविधा संपन्न घर, कीमती कट ग्लास, पिकासो की पेंटिंग्स, कारपेट्स, जकूजी, सब जैसे नश्तर चुभाने लगते हैं। ये सब अर्णव की पसंद थे। घर का छोटे से छोटा कोना भी उसकी मर्जी से सजा था। यह बात और है कि सजा चुकने के बाद वह वंदना की रजामंदी जरूर ले लेता और पूछता, डार्लिंग हाउ इज इट, जस्ट लाइक योर ड्रीम्स, है ना? तब वंदना बेहद खुश होकर जोर जोर से सिर हिलाकर स्वीकृति दे देती। कितना बड़ा धोखा। ज्वार भाटा सुलगता रहता है तो वर्षों बीत जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। जमीन का सीना धधकता रहता है और धुआं भी दिखाई नहीं देता, लेकिन यदि वह फूट गया तो अक्सर अचानक पूर्व सूचना दिए बगैर ही होता है। तब आग की नदी निर्बाध गति से बह निकलती है, सब कुछ तबाह बर्बाद कर देती है। प्रकृति की यह सच्चाई वंदना की जिंदगी की असलियत बन जाएगी, यह वंदना ने भी उस दिन तक नहीं सोचा था, जब तक अनिल भैया और कविता भाभी की पहली संतान होने की खुशी में माँ का न्योता स्वीकार कर वंदना पहली बार अर्णव के बिना इंडिया आई थी। यहाँ आकर उसे पता चला कि उससे 10 साल छोटी उसकी बहन वसुधा भी माँ बनने वाली है। बस कुछ ही महीनों बाद कविता भाभी व वसुधा अपने अनुभव जिस अंदाज से बयान करती तो उसे महसूस होता मानो उसका मजाक उड़ा रही हूँ, जैसे कह रही हूँ कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे माँ बनी होती तब जानती ना कि सुख क्या होता है। तुम तो लकड़ी पत्थर धातु की बनी चीज़ों में सुख ढूंढ रही हो। कविता भाभी दीन दुनिया से बेखबर प्रफुल्ल को संभालने, सुलाने, नहलाने, दूध पिलाने में रात दिन खोई रहती। वंदना सोचती ऑफिस में 8 घंटे काम करने के बाद वह कितना थक जाती है, और यहाँ कविता भाभी सारे दिन घर का काम करती हैं, रात भर प्रफुल्ल के साथ जागती हैं, कभी नैपी चेंज तो कभी फीड कराती हैं, फिर भी कितनी हंसमुख और उत्साह से भरी रहती हैं। एक आह, एक टीस, एक दर्द वंदना का कलेजा चीर गया। उसने अर्णव को उसी दिन रात को फ़ोन मिलाया था और औपचारिक बातों के बाद सीधे अपने मन की बात कह सुनाई थी। जान, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। देखो, अभी तक जैसा तुमने चाहा मैंने वही किया। नाउ इट्स माई टर्न। आई वॉन्ट टू कम बैक एंड हैव यू इन मी। तत्परता से अर्णव की आवाज़ सुनाई दी। ओ नो नो बेबी, डोंट बी फुलिश, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। और फ़ोन कट गया। ऐसा पहली बार हुआ था। अर्णव तो घंटों बातें करता थकता ही नहीं था। आज क्या हो गया? वंदना का सारा उत्साह पानी बन आंखों से बह निकला था। निढाल और बिस्तर पर गिर गई। अपलक चलते हुए पंखे को देखती रही। तकिया भीगता रहा न जाने कब तक। घर में सभी किसी न किसी काम में व्यस्त थे। माँ, कविता भाभी, वसुधा, यहाँ तक कि नौकरानी शीला भी। सिर्फ उसे ही कुछ काम नहीं था। सभी उसके साथ मेहमानों जैसा व्यवहार करते थे। अगले 2-3 दिन घर में ढेर सारी तैयारियां होती रहीं। छेड़छाड़, हंसी मजाक, शोर शराबा। बाबूजी व भैया ऐसी पार्टी देना चाहते थे कि सारा शहर याद करे। घर छोटी छोटी जगमगाने वाली बत्तियों से सजाया जा रहा था। पकवानों की लिस्ट बन रही थी। हलवाई का चुनाव हो रहा था और वंदना इंतज़ार कर रही थी, अर्णव के फ़ोन का इंतज़ार। कितने उत्साह से आई थी वह इंडिया, लेकिन ऐसे में एक दिन माँ ने दुखती रग पर हाथ रख दिया। कविता भाभी के लिए साड़ी का चुनाव करते समय माँ बोली, तू सबसे बड़ी थी बन्नो। शादी भी इतनी जल्दी हुई थी, सोचा था तेरा मुन्ना सबसे पहले गोदी में खिलाऊंगी, पर तू तो पति प्रेम में ऐसी डूबी हुई है कि ना आगा सोचती है ना पीछा। जैसे नाच नचाता है तेरा दूल्हा, बस नाचती रहती है। अरे उम्र निकल जाएगी तो लाख चाहेगी तो भी नहीं होगा। चल छोड़, तुझे तो समझाना ही बेकार है। सचमुच माँ उससे कह कहकर थक चुकी थी। हर बार वंदना टका सा जवाब दे देती।
हो जाएगा ना, क्यों पीछे पड़ी रहती हो। पर सच्चाई यह थी कि अर्नव चाहता ही नहीं था कि कोई तीसरा उनकी दुनिया में आए। इस विषय को जब भी वंदना ने उठाना चाहा, वह कभी हंसी में उड़ा देता, कभी टाल जाता, कभी इतना चिड़चिड़ा हो जाता कि वंदना समझ ही नहीं पाती कि उसका कसूर क्या है। उस रात वंदना ने फिर फ़ोन मिलाया और टका सा जवाब सुन सन्न रह गई। वंदना का अपराध था कि उसने संतान पैदा करने की इच्छा व्यक्त की थी, वह भी शादी के 15 सालों के बाद। शावर की तेज धार वंदना के शरीर को भले ही ठंडक पहुंचा रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। उनके बीच हुई सारी बातें उसका कलेजा छलनी किए दे रही थीं। अर्नव ने कहा था, वरना यू सिली वुमन, इस जिंदगी से कितनी खुश थी तुम, पैसा, स्टेटस, लाइफ, यही तो चाहा था हमने मिलकर। फिर आज ये बगावत क्यों? नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं, नहीं चाहिए बच्चा मुझे, कतई नहीं। तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो। अटक अटक कर भर्राई हुई आवाज़ में वह बोली, जान सुनो तो, प्लीज़ समझो मुझे, वह मेरा बचपना था। मैं वंदना जितनी दुखी व निराश थी, उससे कहीं ज़्यादा हतप्रभ थी। पिछले 15 सालों के प्रेम, विश्वास, समर्पण की डोर इतनी कच्ची निकली कि एक छोटा सा धक्का भी नहीं झेल पाई। बेचारगी के एहसास में आंखों से गंगा जमुना बह निकली। शावर की ठंडी धार भी उसके मन की टीस को नहीं बुझा पा रही थी। दिन बीतने लगे, एक अजीब सी खामोशी का साया पूरे घर पर मंडराने लगा था। सभी एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते थे, परंतु हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। वंदना की दुनिया प्रफुल्ल तक सीमित थी। घर के अन्य सदस्य सीने पर भारी बोझ लिए कश्मकश में जी रहे थे। स्वाभाविक रूप से अर्नव दोषी माना जा चुका था और वंदना सहानुभूति के हकदार। फिर भी शर्मा जी यानी पापा ने अर्नव को विश्वास में लेकर अंतरंग बात करने की सोची। कई दिनों तक अपने शब्दों को विवेक के तराजू पर तोलने के बाद एक शाम उन्होंने फ़ोन मिलाया। हेलो, अर्नव की असाई सी आवाज़ आई। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद वे बोले, अर्नव, इंडिया से पापा बोल रहा हूँ। वंदना बहुत दुखी है। और यह क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या इसी दिन के लिए मैंने अपनी फूल सी बच्ची तुमसे ब्याही थी? शर्मा जी बिना रुके एक सांस में बोल गए। उधर से आवाज़ आई, नमस्ते पापा। अर्नव की आवाज़ में पहले जैसे ही मिठास व आदर का भाव था। वह बोला, पापा, आपकी फूल सी बच्ची को मैंने हमेशा फूल सा ही रखा था और हमेशा रखना चाहता हूँ। वही नहीं चाहती पापा, प्रत्युत्तर में शर्मा जी ने तनिक सख्त आवाज़ में कहा। माँ बनने की वंदना की इच्छा वाजिब है अर्नव बेटा। आखिर तुम क्यों नहीं चाहते? और यह क्या तरीका है? फ़ोन काट देते हो, ठीक से बात क्यों नहीं करते? तपाक से उधर से आवाज़ आई, नो पापा नो, यू कांट ब्लेम मी फॉर वॉट हैपन। शादी के पहले दिन से वंदना को पता था कि मेरी मर्ज़ी क्या है। यह अमेरिका है पापा, यहाँ लोग अपने लिए जीते हैं, अपना करियर बनाते हैं। बच्चे यानी टू मच कमिटमेंट एंड टू मच बॉदरेशन। आई हेट किड्स। फॉर वॉट वी वॉन्ट किड्स पापा? क्या आपको पता है कि जब मेरे पापा का ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, वे झटका खाकर पटरी पर गिर पड़े थे और कटकर दम तोड़ दिया था। तब क्या मैं उनके काम आ सका था? और माँ माँ जब कैंसर से करा करा कर इंडिया के अस्पताल में दम तोड़ रही थी, तब मैं उसके सिरहाने भी नहीं था, नहीं पहुँच पाया था मैं। मेरे अस्तित्व ने उन्हें दुख ही ज़्यादा दिया है पापा। नहीं चाहता पापा, मैं ना दुख देना ना दुख पाना। पापा, मेरा घर सिर्फ मेरा घर नहीं, वंदना का भी है। वह जब चाहे आ सकती है। घर की एक चाबी हमेशा उसके पास रहती है। अर्नव का गला रुनने लगा था। वह फ़ोन रखने ही वाला था कि पापा ने जल्दी से कहा, अर्नव, यह कैसा पागलपन है बेटा? सभी यदि ऐसा सोचने लगेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? दूसरी तरफ से तटस्थ कठोर शब्द गूंजे, पापा, दुनिया के लिए मैं क्यों सोचूं? मैं अमेरिका में और अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में किसी की भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपकी भी नहीं। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर काफ़ी देर की खामोशी के बाद बोझिल से आवाज़ आई, वह भी रुक रुक कर, पापा, यदि मेरा फैसला मंजूर नहीं है तो मैं वंदना को आज़ाद करता हूँ, पत्नी धर्म से मुक्त करता हूँ, हमेशा के लिए। शर्मा जी लगभग चीखे, नहीं अर्नव, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अमेरिका में बस गए हो तो क्या अपने संस्कार भूल गए? मेरी बेटी की वफादारी और समर्पण का यह सिला दोगे उसे? नहीं अर्नव। शिट! जोर से उत्तर मिला और फ़ोन कट गया। वंदना सब सुन रही थी। उसने पापा को सहारा देकर संभाला। निराशा में बुदबुदाई, वह अमेरिका है पापा, वहाँ सेंटिमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं होती। फिर भी वह एक प्रयास और करना चाहती थी। एक बार सामने रहकर प्यार, दुलार, तकरार सबसे मनाना चाहती थी अर्नव को। वह अमेरिका लौट गई अर्नव के पास, लेकिन ऑटो रिक्शा से वंदना को उतरते देख बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना सामान के, सिर्फ कंधे से झूलते बैग को देखकर माँ का कलेजा धक से रह गया। अभी महीना भी नहीं बीता था वंदना को अमेरिका वापस गए। हल्दी सा पीला चेहरा, न साज सिंगार। वंदना ने एक नज़र माँ को देखा और लगभग भागती हुई अंदर चली गई, उसी कमरे में जहाँ कविता भाभी प्रफुल्ल को दूध पिला रही थीं।
उस एक नज़र में क्या था माँ समझ ना सकीं। पीछे पीछे आईं। सभी अवाक थे। किसी के मुंह से एक बोल भी नहीं निकल रहा था। सभी एक दूसरे का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका से इस तरह किसी को वापस आते ना सुना था ना सोचा था। वंदना ने एक लंबी चुप्पी ओढ़ रखी थी। कुछ कहोगी भी? क्या हुआ बन्नो? कहाँ है तेरा सामान? और अर्नव? अभी तो तुझे अमेरिका गए महीना ही हुआ है। ऐसा भी क्या काम आ पड़ा जो बिना बताए आ गई? फूट पड़ी वंदना। कुछ काम हो या तुम बुलाओ तभी आ सकती हूँ मैं अपने घर, अपने देश। क्या मैं अपनी मर्जी से नहीं आ सकती हूँ माँ? बताओ। जब से शादी हुई थी वंदना इसी तरह दो टूक जवाब देने लगी थी। लाडली इतनी थी घर भर की कि कभी किसी ने भी उसकी बातों का बुरा नहीं माना। परंतु आज तेज बिजली की कौंध के साथ घने काले बादलों का साया भी मंडरा रहा था। ज़रूर कोई तूफान आने वाला है। सुनना ही चाहती हो माँ तो सुन लो। मैं अब कभी भी वापस ना जाने के लिए आई हूँ। छोड़ आई हूँ मैं वह देश, वह घर, नौकरी, पैसा, जेवर और अर्नव को भी। धोखा था माँ, सब कुछ धोखा था। कठपुतली बनकर नहीं जी सकती मैं। बस अब और नहीं। वंदना पूरे वेग से उठी और बाथरूम में जाकर जोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। पानी की ठंडी धार के साथ मन की सारी कमजोरी बहने लगी। अतीत धुंधलाने लगा। जब मानस पटल पर केवल अर्नव की परछाई शेष रह गई तो उसकी आंखों से आंसू का आखिरी कतरा भी धुल गया। आज वह अपने मन से कपड़े पहनेगी। नहीं लगानी लिपस्टिक, नहीं करना है श्रृंगार, नहीं पहनने टाइट कपड़े और ना ही मुस्कुराना ज़रूरी है आज। आज उसका अपना है, बिल्कुल अपना। बाथरूम से बाहर निकली तो यह कोई नई वंदना थी, लौह इरादों वाली मजबूत वंदना, जिसने अपना भविष्य निश्चित कर लिया था। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के स्कूल में पढ़ाने का दृढ़ संकल्प ले लिया था उसने।